ईसीजी की लाइन अगर सीधी हो गई, ये इस बात का प्रदर्शित कर रहा है कि हृदय में कोई हलचल नहीं हो रही है, और लाइन सीधा होना मतलब आदमी का भी सीधा हो जाना ही ये प्रदर्शित करता है। हेलो फ्यूचर डॉक्टर, स्वागत है आपका भौतिकी प्लस में। आज हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी, जो एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 18 का एक टॉपिक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, और ज़्यादातर बच्चे सवाल इसी टॉपिक से पूछते हैं कि सर ईसीजी समझ में नहीं आता। तो अपन लोग इस वीडियो के माध्यम से सारे ईसीजी में जो भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है वो अपन लोग डिस्कस करने वाले। देखो बेटा, अगर हमें ईसीजी पढ़ना है, ईसीजी पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ तो पता होगी हृदय चक्र के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको पहले हृदय चक्र के बारे में बताता हूँ। आपको पता है हृदय चक्र में एक ऐसे नोड होता है, एक AB नोड होता है, और ये बंडल ऑफ क्या कहलाता है, हिज, और ये कहलाते हैं पुरकिंजे तंतु। ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो आपको पता है जो ऐसे नोड होता है ये सर्वाधिक आवेग उत्पन्न करता है लगभग 72 बार प्रति मिनट। कितनी बार बेटा? 72 बार प्रति मिनट। ये आवेग क्या करता है? उत्पन्न करता है 1 मिनट में 72 बार। तभी तो अपन लोग बोलते हैं कि हमारी हृदय गति कितनी होती है सर? 72 बार होती है। मतलब 1 मिनट में 72 बार ये आवेग क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। तो जैसे एक बार इसने आवेग उत्पन्न किया तो ये आवेग बेटा पहले यहां फैलता है पूरे आलिंद, ये देखो ऑर्किल और ऑलिंद में, और फिर इसके बाद यहां से AB नोड से होते हुए बंडल ऑफिस से पुरकिंज तंतु से होते होते कहां पहुंचता है बेटा? वेंट्रिकल में पहुंचता है। तो हमें यह पता चल जाए कि 1 मिनट में 72 बार आवेग उत्पन्न होगा, वो आवेग पूरे हृदय में फैलता है। तो सर ये भी तो क्वेश्चन बनेगा कि एक आवेग कितनी देर में उत्पन्न होगा? तो आप क्या बोल सकते हो? एक आवेग मतलब 60/72 करोगे तो लगभग कितना आएगा? 0.8 सेकेंड। मतलब हर 0.8 सेकेंड में ऐसे नोड एक बार आवेग उत्पन्न करेगा, और ये आवेग पूरे हृदय में क्या होगा? संचरित होगा। तो यही तो बेटा हृदय चक्र है कि 1.8 सेकेंड के दौरान हृदय के अंदर जो भी विद्युत क्रियाकलाप हो रही है ना, 0.1 हृदय गति, एक हृदय गति का समय कितना है? 0.8। और एक हृदय गति के दौरान जैसे ऐसे नोड ने करंट दिया, करंट पूरे ऑर्किल और वेंट्रिकल में क्या होगा? फैलेगा। उसी को बेटा जो विद्युत जो करंट निकल रहा है वो करंट का कैसे संचरण हो रहा है उसे ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मतलब इसकी परिभाषा क्या हुई? एक हृदय चक्र के दौरान, एक हृदय चक्र के दौरान हृदय के अंदर होने वाले विद्युत क्रियाकलापों को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है बेटा? ईसीजी कहलाता है। इसकी बेटा ध्यान रखना, यहाँ नाम में थोड़ा गड़बड़ी करते हो बार बार। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नाम है इसका, और इसे बेटा जो हमें ग्राफ मिलता है, जो रिपोर्ट हमें मिलती है उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जिस मशीन से हमने ये नापा गया है उसका उस बेटा मशीन का नाम क्या होता है? जिस मशीन से हम नापते हैं उस मशीन को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। ये अंतर है दोनों में। अब कहोगे सर जो हमें रिपोर्ट मिली है ग्राफ के रूप में वो तो ग्राम है, लेकिन जिस मशीन से हमने नापा था उस मशीन का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब जब बेटा मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या? एक हृदय चक्र के दौरान एक बार ऐसे नोड ने करंट भेजा, करंट कैसे पूरे हृदय में फैलेगा उसको हम ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करेंगे, उसी का नाम है ईसीजी। तो आपको पता है ऐसे नोड जब करंट देगा तो करंट पहले कहां फैलेगा? ऑर्किल में फैलता है। फिर उसके बाद करंट कहां आता है? वेंट्रिकल में आता है। इसी को ग्राफ के रूप में मैं प्रदर्शित करूंगा, उसका नाम है ईसीजी। अगर बेटा हमें किसी व्यक्ति का एक मानक ईसीजी निकालना है तो मानक ईसीजी निकालने के लिए उस व्यक्ति को हम मशीन से क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। मशीन रखी है, व्यक्ति बैठा है, उसे मशीन से कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे? उस व्यक्ति में 3 मुख्य विद्युत लीड जोड़ी जाती है। 2 कहां बेटा जोड़ी जाती है? हाथ की कलाई में, एक जो है बाएं पैर के एंकल एड़ी में जोड़ी जाती है। तो बताओ मशीन से व्यक्ति को कैसे कनेक्ट किया जाए? कितनी लीड द्वारा? मुख्य लीडें 3 होती हैं। क्लियर है? 2 कहां लगाई जाएंगी? हाथ की कलाई में, एक
बाएं पैर की एड़ी में लगाई जाएगी। और भी बहुत सारी विद्युत लीडों को कहां, सीने में लगाकर लगातार मॉनिटरिंग करने के बाद हमें एक ग्राफ बनना शुरू होता है जिसे हम बोलते हैं ईसीजी। अब इस बेटा जब ग्राफ बनता है उसमें 5 तरह की तरंग उत्पन्न होती है। उन तरंग को पी, क्यू, आर, एस और टी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आखिर उन तरंगों का मतलब क्या है, क्योंकि जैसे करंट निकलेगा, पहले करंट हमें पता है ऑर्किल में आएगा, फिर ऑर्किल से वेंट्रिकल में आएगा, तो हमें पता है पहले ऑर्किल दबता है फिर वेंट्रिकल दबता है। उसी को हम ग्राफ के रूप में दिखाएंगे जिसको बोलते हैं ईसीजी। जैसे ये आपके सामने एक मानक ईसीजी बना हुआ है। तो बताओ, अगर ईसीजी में आपको पी तरंग मिल रही है, देना पी तरंग ईसीजी में क्या बताती है, अगर आपको पी तरंग मिली इसका मतलब ये हुआ ऐसे नोड ने करंट निकाला था और करंट बेटा पूरा आलिंद जो ऑर्किल की दीवार में फैला। मींस जो ऑर्किल है आलिंद है, क्या है बेटा, आलिंद। आलिंद में क्या होगा, उद्दीपन होगा, क्योंकि आपको पता है आलिंद में क्या होने वाला है, उद्दीपन। पी वेव ये बता रही है कि ऐसे नोड से करंट निकला है, निकल करके आलिंद की दीवार में पहुंचा है। और आपको पता है अगर करंट पहुंचेगा दीवार में तो दीवार क्या हो जाएगी, उत्तेजित। तो ये तो लिखा है आलिंद में उद्दीपन, या इसी को बेटा बोलते हैं विध्रुवण भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, विध्रुवण भी कहा जाता है। डी पोलराइजेशन आपने आवेग संचरण में पढ़ा होगा, जहां पर जो करंट पहुंचेगा वहां पर क्या हो जाएगा, पोलरिटी बदल जाती है, जिसे बोलते हैं विध्रुवण। तो देखना आलिंद पी वेव क्या बता रही है, आलिंद में उद्दीपन या आलिंद में विध्रुवण। और जैसे करंट पहुंचेगा, पेशियों में करंट पहुंचेगा, उसके बाद क्या होगा, आलिंद की पेशियों में संकुचन, जो बाद में क्या कराएगा, आलिंद में संकुचन कराता है, आलिंद में संकुचन। तो ठीक है ना। तो ये बताओ पी वेव क्या बता रही है, देखो संकुचन तो बेटा बाद में होगा, पहले क्या होगा, आलिंद की जो आलिंद उद्दीपित होगा, ये आलिंद में विध्रुवण होगा, उसके बाद जैसे करंट पहुंचा तो फिर पेशियों में क्या होगा, संकुचन, जो बाद में क्या कराएगा, आलिंद में संकुचन। ठीक, तो जैसे ऐसे नोड ने करंट निकाला था, पहले ऑर्किल में फैल गया, ठीक है, तो ऑर्किल में क्या हुआ, संकुचन। और क्यू आर एस ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है, इसे बोलते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्या बताता है, ये अगर कॉम्प्लेक्स आपको मिलने लगा तो ये कॉम्प्लेक्स ये बताता है कि करंट ऑर्किल से कहां आ चुका है, वेंट्रिकल में। तो बताओ सीधी बात है, मतलब आलिंद से मतलब निलय में आ गया है, तो ये क्या बताएगा बेटा, निलय में, निलय में क्या बताएगा बेटा, उद्दीपन। निलय में उद्दीपन को प्रदर्शित करेगा, मींस वेंट्रिकल में उद्दीपन होगा या वेंट्रिकल में क्या हो जाएगा, विध्रुवण हो जाएगा। ठीक है, करंट जहां पहुंचेगा उसे क्या बोलते हैं, विध्रुवण होगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दोनों निलय में क्या होगा, संकुचन। और उसके बाद दोनों निलय में क्या होगा, दोनों निलय में संकुचन को प्रारंभ करेगा। ठीक ना। ऐसे बताओ पी वेव क्या बता रही थी, दोनों मतलब जो आलिंद थे उसमें संकुचन को प्रारंभ करेगा, दोनों आलिंद में संकुचन। और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से बता रहा है करंट ऑर्किल से वेंट्रिकल में आ गया, दोनों वेंट्रिकल में क्या होगा, संकुचन। तो पहले ऑर्किल दबा, ऑर्किल दबने को कौन बता रहा था, पी वेव। वेंट्रिकल दबा, वेंट्रिकल दबने को कौन बता रहा है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बता रहा। और अंत में जो टी वेव है, टी तरंग क्या बताती है, टी तरंग ये बताती है बेटा कि देखो अभी क्यू आर एस आया, क्यू आर एस बता रहा था वेंट्रिकल दबा हुआ है, और टी तरंग ये बताती है कि वेंट्रिकल धीरे 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 वापस अपने उद्दीपित अवस्था से, क्योंकि वेंट्रिकल क्या है, दबा हुआ है, और वेंट्रिकल जैसे संकुचित था, वेंट्रिकल टी वेव ये बताएगी कि वेंट्रिकल धीरे 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 पूरी तरह से खुल चुका है। मीन्स टी तरंग ये बताने वाली है कि जो आपका निलय है, निलय उद्दीपित अवस्था से सामान्य अवस्था में वापस आ चुका है, जिसे मैं बोल सकता हूं कि निलय में क्या हो जाएगा बेटा, निलय में पुनः ध्रुवीकरण को प्रदर्शित करेगा, जिसे बोलते हैं रीपोलराइजेशन। जहां करंट होता है उसे बोलते हैं विध्रुवण। अगर करंट निकल के बाद वापस पेशी अपने उसमें आ जाए, जिसे बोलते हैं पुनः ध्रुवीकरण कहा जाता है। इसका मतलब बताओ टी वेव ने क्या बताया, अगर टी वेव आपको खत्म हो चुकी है, इसका मतलब आपका जो वेंट्रिकल है पूरी तरह से खुल चुका है।
मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर यहाँ पर टी वेव अगर ख़त्म हो गई है, टी वेव खत्म होने का मतलब ये है कि जो मेरा वेंट्रिकल दबा था, जो संकुचित था, पूरी तरह से खुल चुका। तो एनसीईआरटी क्लियर एक लाइन लिखती है कि टी वेव का अंत क्या बताता है, टी वेव का अंत ये बताता है कि वेंट्रिकल में संकुचन खत्म हो चुका है। सीधी बात है, क्योंकि टी वेव अगर अंत हो गया तो वेंट्रिकल कोई दबा तो नहीं है ना, पूरी तरह से क्या हो चुका, फैल चुका है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि टी वेव का अंत क्या बताएगा, वेंट्रिकल पूरी तरह से फैल चुका है, या मैं बोल सकता हूं वेंट्रिकल में कोई भी संकुचन नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा ये सारी ईसीजी में पी का मतलब समझ गए, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का मतलब समझ गए, और टी का मतलब आप समझ गए। पी बताता है ऑर्किल में संकुचन को, क्यूआरएस बताता है वेंट्रिकल में संकुचन को, टी बताता है वेंट्रिकल में शीतलन को बताता है। जैसे हम कई लोगों की ईसीजी की बात करें तो आप ऐसे ही ईसीजी आएगा बेटा, ऐसे 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 ईसीजी आएगा। तो आप कितने भी लोगों का ईसीजी निकालो, लगभग कुछ ऐसा ही आएगा, 100% सेम नहीं आएगा। लगभग क्या आएगा, समान है, क्योंकि सब में थोड़ा बहुत फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होती है, सबकी अलग अलग थोड़ा बहुत हो सकती है। तो लगभग अगर समान व्यक्तियों का ईसीजी आप लेते हो तो लगभग सभी व्यक्तियों का ईसीजी लगभग क्या आएगा, समान आएगा। 100% समान ईसीजी तो नहीं आएगा, लगभग समान आएगा। लेकिन आप क्या देख रहे हो, ये बेटा जो ईसीजी की मानी परिभाषा क्या बताई थी कि एक हृदय चक्र के दौरान यहां से लेके यहां तक जितना ये ग्राफ बन के आया था वो कितनी देर का था बेटा, 0.8 सेकेंड का था। मतलब एक हृदय चक्र को प्रदर्शित कर रहा था। एक ग्राफ मिला मतलब एक हृदय चक्र हो गया, दूसरा ग्राफ मिला मतलब दूसरा हृदय चक्र हो गया। जैसे मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूँ, अगर आप जैसे आप देखा होगा टीवी स्क्रीन में देखा होगा, कई सारे नाटक में देखा होगा आपने, कि ना अस्पताल में भी देखा होगा जहाँ टीवी स्क्रीन लगी होती है, अगर कोई मरीज लेटा हुआ है तो वहाँ ऐसे कुछ ऐसी वेव चलती रहती है, ऐसे वेव चलती रहती। ये वेव आपकी जो बड़ी सी तरंग दिख रही है ये क्या बता रही, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मतलब वेंट्रिकल दबा। अब वेंट्रिकल दबा दबना ही तो क्या होता है बेटा, एक हृदय चक्र के दौरान जैसे हृदय में पूरा एक चक्र हुआ उसमें एक हृदय गति उत्पन्न होती है। तो अगर आपको एक क्यूआरएस मिला मतलब एक हृदय गति, फिर दूसरी हृदय गति, तीसरी हृदय गति, चौथी हृदय गति, ऐसी बार बार हृदय गति को ये प्रदर्शित करेगा। अगर मान लिया हमारा मरीज अस्पताल में लेटा है, हम बाहर से बैठे बैठे खड़े खड़े क्या देख रहे हैं, ये ऐसी ऐसी लाइनें गिन रहे हैं कि कितनी बार उभार आया 1 मिनट में। तो बताओ अगर 1 मिनट में 50 बार ये प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है, इसका मतलब उसकी हृदय गति कितनी है, 50 ही तो है। मतलब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के नंबर गिन करके हम क्या बता सकते हैं, उस व्यक्ति की हृदय गति को बताया जा सकता है, क्योंकि एक ये पूरा ग्राफ एक हृदय गति को प्रदर्शित करता है। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की संख्या बराबर हृदय गति। क्लियर हो रहा है ना, जितने क्यूआरएस होंगे वही हृदय गति है। और एक हृदय गति में बेटा जैसे आप नाड़ी दाब आप लेते हो ना, नाड़ी में लगातार पल्सेशन होता है, जब हृदय दबेगा तो रक्तवाहिनी फैलेगी, तो उसी को तो क्या बोलते हैं बेटा, नाड़ी कहा जाता है, ठीक ना, पल्स रेट कहा जाता है। तो कुल मिला के सीधा सीधा ये है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की संख्या बराबर क्या हुआ बेटा, हृदय गति की संख्या बराबर नाड़ी की कितनी नाड़ी आपकी चल रही है। जो हृदय गति होती है वही आपकी नाड़ी पल्स रेट भी वही होती है, ठीक ना। तो इस तरह से बेटा अपन ने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। और बेटा चलो मान लिया मरीज अस्पताल में लेटा है, आप वहां पर क्यूआर ऐसे ऐसे प्रोजेक्शन देख के गिन रहे हो, या कई बार आप वहां ध्यान देना आप कि अगर आपको चलो दिखाई नहीं दे रहा, प्रोजेक्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं दिख रहा है। जब बेटा अब एक चीज आपने और नोटिस की होगी, जब ये ऐसे ऐसे ग्राफ बनता है, एक बना ये तो आवाज आती पिप, फिर ऐसे बनता आवाज आती पिप, फिर आवाज आती पिप, फिर आवाज आती पिप। मतलब जैसे ऐसे नोड जैसे करंट निकालता हर 0.8 सेकेंड में, तो मशीन के अंदर वोल्टेज क्या आता है, परिवर्तन आता है। वोल्टेज में जब चेंज आएगा तो आवाज आती है पिप की। क्या आवाज आती है, पिप। तो एक अगर हार्ट बीट हुई, एक ग्राफ बना तो आवाज आएगी पिप, फिर दूसरा आएगा तो फिर आएगी आवाज पिप, फिर आएगी आवाज पिप। तो देखना बेटा, या तो हम चुपचाप आंख बंद करके सुनते रहे कितनी बार 1 मिनट में पिप 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 बोल रहा, वही उसकी हृदय गति है। बात समझ में आ रही है ना। तो देखो या तो हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बोल दे या उसकी आवाज सुन ले पिप पिप पिप, तो ये आवाज भी हर एक हृदय गति को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन बेटा अगर किसी व्यक्ति का हृदय गति रुकने वाली है
या कार्डियक अरेस्ट में कोई व्यक्ति जा रहा है, ऐसे नोड काम करना बंद कर देगा, ऐसे नोड आवेग निकालेगा नहीं। अब वहां आवाज पिप 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 नहीं होने वाली, वहां आवाज पहले तो बेटा आप सुन रहे थे पिप, फिर सुन रहे थे पिप, अब उसकी आवाज बदलेगी, पी की आवाज करेगा। और देखा होगा आपने टीवी और धारावाहिक कार्यक्रमों में कि जैसे मरीज लेटा होता है आवाज पिप 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 चलेगी, और जहां आवाज उसकी बदली पी, तो देख रहे सारी नर्सें भगती है, डॉक्टर भगता है, नहीं कई सारे ड्रामा दिखाते हैं अस्पतालों में, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो वहां आवाज पिप पिप की जगह क्या हो जाएगी, पी आवाज हो जाएगी, और आपका ग्राफ ये ऐसे उभार ना होकर के लाइन आपकी सीधी हो गई। अगर लाइन ईसीजी की लाइन अगर सीधी हो गई, ये इस बात का प्रदर्शित कर रहा है कि हृदय में कोई हलचल नहीं हो रही है, और लाइन सीधा होना मतलब आदमी का भी सीधा हो जाना ही ये प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें बेटा ईसीजी में देखी, जो एक पैराग्राफ आपको एनसीईआरटी में दिया गया, वो पैराग्राफ आप एनसीईआरटी खोल के रख के आप पूरा ये वीडियो सुन के आप पूरा क्लियर कर सकते हो। बस यहां एक बात ध्यान करने वाली है, ईसीजी का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ना कि ग्राफ, और जिस मशीन से नापते हैं उसका नाम है ग्राफ, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी अगर देखते हैं, एक समान व्यक्ति के मानक ईसीजी में पी वेव क्या प्रदर्शित करता है, मैंने क्या बताया, पी क्या बताएगा, दोनों ऑर्किल में संकुचन को प्रदर्शित करता है। तो ये दोनों ऑर्किल में संकुचन को, अब कह दोगे सर ये भी तो ऑप्शन सही लग रहा है, संकुचन के प्रारंभ को, लेकिन भैया काहे के संकुचन के प्रारंभ को, उसने ना ऑर्किल लिखा है ना वेंट्रिकल लिखा, यहां दोनों लिखा है ना, दोनों आलिंद के संकुचन को, बात सही है। यहां बोल दो संकुचन के प्रारंभ को, तो किसके संकुचन को, ना तो उसने आलिंद लिखा है, ना उसने निलय लिखा है, ना ऑर्किल ना वेंट्रिकल, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। केवल पी वेव बताती है ऑर्किल के संकुचन को, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बताता है वेंट्रिकल के संकुचन को, और टी वेव बताती है क्या, वेंट्रिकल को वापस अपने उद्दीपित अवस्था से समान अवस्था में आने को। इस तरह से बेटा आज मैंने ये छोटा सा टॉपिक आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट ईसीजी आपको समझाया, ठीक ना। और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद।